हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु शर्मा हाजिर हूँ आपके यूट्यूब चैनल कृष्णा एकेडमी पर लेकर रीजनिंग की एक और क्लास। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम रीजनिंग की काफ़ी सारी क्लासेज हम ले चुके हैं, जिसके अंदर हम काफ़ी सारी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अब जो टॉपिक मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आजकल इसके क्वेश्चंस काफ़ी आने लग गए हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो ये जो सेट है, ये पूरा एक चैप्टर, पूरा मतलब हम कह सकते हैं कि पूरा एक अलग रीजनिंग का पार्ट है, जिसके अंदर आप इस तरह के चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। आपको कथन पूर्व धारणा, कथन निष्कर्ष, कथन कार्यवाही, कथन तर्क, ठीक है, इस तरह के जो आपको चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स का एक अलग से एक सेक्शन होता है जिसको हम रीजनिंग में बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग। तो हम जो लॉजिकल रीजनिंग है उसी का ही एक पार्ट पढ़ने वाले हैं, वो है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कथन पूर्व धारणा, ठीक है, कथन पूर्व धारणा। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ये मतलब समझना पड़ेगा कि यहाँ पर अजम्पशन का मतलब क्या है। जब तक आप अजम्पशन का मतलब नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करेक्टली नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चन कर रहे हैं आप, अगर आधी अधूरी समझ के साथ में क्वेश्चन करेंगे तो कई बार क्वेश्चन सही भी होगा, कई बार क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा। यही कारण है कि आप इस चैप्टर के क्वेश्चन या इस तरह के जो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन हैं, जब इनको आप करते हैं तो इसमें आप देखते हैं कि कई बार क्वेश्चन आपका सही हो जाता है, कई बार क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो आपको ये लगता है कि ये चैप्टर ही कुछ ऐसा है जिसमें हम 100% क्वेश्चन सही नहीं कर सकते। देखिए, ये चैप्टर ऐसा है जिसके अंदर अगर आपको इस चैप्टर का अगर आपको बारीकी से मतलब पता चल जाए तो आप क्वेश्चंस को बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आप उसके ऊपर सही तरह से अप्रोच कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए इस अजम्पशन वर्ड को समझना पड़ेगा, पूर्व धारणा वर्ड को समझना पड़ेगा, तभी आप इस चैप्टर को ढंग से समझ पाएंगे। पहले बिल्कुल मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर थोड़ा इसको जो एक्चुअल जो इसकी परिभाषा है, डेफिनेशन से, उससे फिर इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि डायरेक्ट अगर डेफिनेशन समझाऊंगा तो नहीं समझ में आएगा, जब तक आप इसको पहले अजम्पशन को अंदर अपने अंदर फील नहीं कर पाएंगे कि अजम्पशन का मतलब क्या है। चलिए, तो अजम्पशन की बात करें तो देखिए अजम्पशन का मतलब क्या है, किस तरह से अजम्पशन को डिफाइन किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी कथन को डिलीवर करता है, किसी कथन को बोलता है, तो किसी भी कथन को बोलते समय व्यक्ति के दिमाग में उस कथन को बोलने से पहले कुछ ना कुछ आधार रहता है। उसी आधार के बेस पर, उसी बेस पर उस कथन को वो क्या करता है, सामने वाले को डिलीवर करता है, ठीक है। उस कथन को सामने वाले को क्या करता है, डिलीवर करता है। उस कथन को तभी डिलीवर करेगा जब उसके बेस, उसके दिमाग में कोई ना कोई आइडिया, कुछ ना कोई उसका आधार रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी विद्यार्थी के लिए बोलते हैं कि ये विद्यार्थी इस परीक्षा में, अगर एक टीचर एक विद्यार्थी को बोल रहा है कि आप इस परीक्षा के अंदर इस बार अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, तो ऐसा बोलते समय उस टीचर के दिमाग में उस स्टूडेंट के लिए ये रहा होगा कि ये पढ़ने में अच्छा है, इसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तभी उसने इस कथन को डिलीवर किया है सामने वाले को, हाँ या ना। यानी कि आपके मार्क्स इस एग्जाम में अच्छे आएंगे, इस कथन को डिलीवर करते समय मेरे दिमाग में जो पूर्व धारणा रही होगी, वो धारणा क्या रही होगी कि आप पढ़ने में अच्छे हैं, साथ ही साथ आप मेहनत कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तभी आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। ऐसा सोचकर ही मैंने आपको ये कथन डिलीवर किया है, हाँ या ना। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्व धारणा का मतलब ये हुआ कि आपको करना क्या है, पूर्व धारणा के अंदर आपको सामने वाले के दिमाग में झांक कर देखना है, उसके द्वारा कहे गए कथन को सुनकर या पढ़कर यह देखना है, यह पता लगाना है कि सामने वाले के दिमाग में इस कथन को बोलने से पहले क्या चीज चल रही है, उसी को आपको ढूंढकर निकालना है, उसी को आपको पता करना है। क्लियर बात, यहां तक की बात समझ में आई। तो सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो कथन और पूर्व धारणा का मतलब क्या है कि सामने वाले के दिमाग में आपको झांक कर देखना, सामने वाले के दिमाग में आपको झांक कर देखना है कि इस कथन को बोलने से पहले उसके दिमाग में क्या बात चल रही थी, उसी बात का आपको पता लगाना होता है। यही कहलाती है पूर्व धारणा। सिंपल बिल्कुल सिंपल भाषा के अंदर मैंने जो बोला, इस लैंग्वेज में बिल्कुल इसको डिफाइन किया है कि पूर्व धारणा का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं क्योंकि इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व धारणा का मतलब है सामने वाले के दिमाग में उस कथन को बोलने से पहले, किसी भी कथन को बोलने से पहले सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में इस कथन को बोलने से पहले जो बात चल रही थी, उसी बात का पता लगाना है आपको, ठीक है। सुनने वाले को या पढ़ने वाले को यह पता लगाना है कि इस कथन को बोलने से पहले उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, ठीक है। जैसा कि आप करते हैं, ये काम आप रोज करते हैं, रोजमर्रा में करते हैं, ठीक है। परंतु आप क्या करते हैं,
जब आप पूर्व धारणा का पता लगा रहे होते हैं तो कई बार क्या करते हैं, आप उसमें थोड़ा सा एडवांस भी सोच लेते हैं। वही चीज़ आपको डिफरेंशिएट करनी है कि कितनी पूर्व धारणा आप किसी सामने वाले के दिमाग में सोच सकते हो और कौन सी पूर्व धारणा आप सामने वाले के दिमाग में नहीं सोच सकते हो। आप आम जिंदगी में भी ये चीज़ करते हो, पर क्या होता है कि आप उस चीज़ को एडवांस भी सोच लेते हो। धीरे धीरे अपन उस चीज़ पर आएंगे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप इस चीज़ को रोजमर्रा की जिंदगी में आप रोज इस चीज को अप्लाई करते हो कि कोई भी कथन बोला जाता है उसको सुनकर आप अंदाजा लगाते हो कि इसने बोलने से पहले क्या कहा होगा, क्या सोचा होगा, फिर ये कथन इसने डिलीवर किया है। हाँ या ना? क्लियर है बात? ठीक है, आई बात समझ में यहां तक की बात? ठीक है, तो चलिए, तो अब आते हैं हम इस डेफिनेशन के ऊपर। तो डेफिनेशन देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट की डेफिनेशन देखिए। स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, आई थिंक अब आपको विजिबल होगा ये। ठीक है, किसी भी विषय से संबंधित जानकारी को कथन कहते हैं। ठीक है, अगर कम भी दिखाई दे रहा तो मैं बोल के बता देता हूं। हम जो है स्टेटमेंट को डिफाइन कर रहे हैं। स्टेटमेंट का मतलब क्या है? स्टेटमेंट का मतलब है किसी भी कथन, स्टेटमेंट का मतलब है किसी भी विषय में संबंधित जानकारी को कथन कहते हैं। सिंपल सी बात है, किसी भी विषय के बारे में मैं अगर कोई कथन डिलीवर कर रहा हूं तो इसका मतलब किसी भी विषय के बारे में मैं अपनी जानकारी बता रहा हूं या संबंधित जानकारी डिलीवर कर रहा हूं, वही क्या है? कथन है। ठीक है, अगर मैं रीजनिंग के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं तो इसका मतलब ये क्या है? ये रीजनिंग के बारे में अगर मैं जानकारी दे रहा हूं तो ये रीजनिंग के रिगार्डिंग क्या है? कथन हो गया। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं तो ये एग्जाम। ठीक है जी, तो यहां तक मैंने आपको जो बात बताई वो थी स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, कथन के बारे में। कथन का मतलब सिंपल सी बात है, किसी भी विषय में जो भी संबंधित जानकारी सामने वाले को बताना, वो कथन है। अब पूर्व धारणा का मतलब क्या है, यहां पर इसका मीनिंग सही कर लेना, ये अजम्पशन है। ठीक है ना, अजम्पशन। ठीक है, ये अजम्पशन है। अजम्पशन का मतलब क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से परिकल्पित अवधारणा। अब देखिए, मैंने आपको इसलिए मैंने बोला था कि पहले मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाया ताकि ये जो इस तरह की लैंग्वेज आए तो आप उसको समझ पाए। अप्रत्यक्ष रूप से परिकल्पित अवधारणा जो किसी कथन से सन्निकृत तथ्य को दर्शाती है, उसी कल्पना को, पूर्व धारणा को हम क्या बोलते हैं? हम अजम्पशन बोलते हैं, यानी कि पूर्व धारणा कहते हैं। अब समझना इसका मतलब, एक एक शब्द का मतलब समझाता हूं। अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से क्यों? क्योंकि सामने वाला इस बात को बोलेगा नहीं, यानी कि जो आप उसके दिमाग में झांकने की कोशिश कर रहे हो, किसी कथन को कहने से पहले जो उसने चीज सोची है उसको आप जानने की कोशिश कर रहे हो, तो ये सामने वाला बताएगा नहीं। ये आपको अंदाजा लगाना है कि इस कथन को बोलने से पहले इसने क्या सोचा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बोला, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि अब जो है हम पबजी को बैन करने वाले हैं। ठीक है, पबजी को हम क्या करने वाले हैं? बैन करने वाले हैं। इस कथन को बोलने से पहले उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? तो उनके दिमाग में जो भी बात चल रही है उसका जब आप अंदाजा लगा रहे हो, जब इस चीज का आप अंदाजा लगा रहे हो, तो मोदी जी ने ये बात तो नहीं बताई कि वो पबजी को बैन क्यों कर रहे हैं। जो कथन जो है, जितना कथन बोला उतने हिसाब से अगर हम बात करें तो कथन में हमने क्या बोला कि मोदी जी ने पबजी को बैन करने की तैयारी कर ली है। तो अब इस कथन के पीछे कहने से पहले उनके दिमाग में क्या रहा होगा? तो ये बात तो अप्रत्यक्ष हो गई ना, डायरेक्ट उन्होंने ये बात नहीं बोली, तो इसी का मतलब समझ में आया, अप्रत्यक्ष रूप से परिकल्पित। अप्रत्यक्ष रूप से परिकल्पित, परिकल्पित का मतलब क्या है कि ये कल्पना किसकी है? मोदी जी की है। मोदी जी की कैसे? कि इस कथन को कहने से पहले मोदी जी ने क्या सोचा है, इस कथन को कहने से पहले मोदी जी ने क्या सोचा है, इसका अंदाजा हम लगा रहे हैं। तो कल्पना किसकी है? मोदी जी की। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब ये बात आपको नहीं बताई है, आपको उनके द्वारा कहे गए कथन को सुनकर ये अंदाजा लगाना है कि उन्होंने इस कथन को कहने से पहले क्या बात अपने दिमाग में, क्या आधार अपने दिमाग में रखा होगा, उस बेस पर इस बात को आपको डिलीवर किया है, इस बात को आपसे कहा है, इस कथन को आपसे कहा है। यानी अप्रत्यक्ष रूप से परिकल्पित अवधारणा जो किसी कथन से सन्निकृत तथ्य को दर्शाती है। एक बात और कि जो भी पूर्व धारणा होगी, वो कथन से क्या होनी चाहिए? संबंधित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कथन कुछ और बोल रहा है और आप उसकी धारणा कुछ और लगा रहे हो। हाँ या ना? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोल रहा हूं कि हम रीजनिंग में 5 घंटे पढ़ेंगे। ठीक है, रीजनिंग में हम 5 घंटे की क्लास लेंगे, ये कथन मैं बोल रहा हूं, और आप ये अंदाजा लगा रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि सर हमारे को ज्यादा पढ़ाकर मारने का इरादा है।
अगर आप इस तरह की धारणा अगर आप लगा रहे हो तो ये धारणा क्या हो जाएगी, कथन से सन्निहित तथ्य को, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ सके। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं 5 घंटे की क्लास लेने वाला हूं रीजनिंग में, तो इसका अगर आप ये अंदाजा लगा रहे हो, यानी कि मेरे दिमाग में झांक कर ये सोच रहे हो कि सर ने ये सोचा होगा कि 5 घंटे की क्लास लेकर हमारे दिमाग को खराब करने का सर का इरादा है, अगर आप ये सोच रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप कथन से सन्निहित तथ्य को नहीं दर्शा पा रहे हो, यानी कि ये पूर्व धारणा क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, हाँ या ना। धीरे धीरे सब चीजों पे आएंगे, हम ये भी समझाएंगे कि ये पूर्व धारणा कैसे सही हो सकती है या सही हो भी सकती है या नहीं, इन सब बातों पे आएंगे। अभी केवल आपको पूर्व धारणा का मतलब सिंपल लैंग्वेज में भी समझा दिया है और आपको एक कठिन भाषा के अंदर भी समझा दिया। सिंपल लैंग्वेज में क्या है, वापस एक बार रिपीट कर देता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझना कि अजम्पशन का मतलब क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझना कि अजम्पशन का मतलब क्या है। फिर से सुनिए बात, सामने किसी भी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन को सुनकर या पढ़कर यह अंदाजा लगाना कि सामने वाले व्यक्ति ने इस कथन को बोलने से पहले अपने दिमाग में क्या सोचा होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी अंदाजे को लगाने को हम क्या बोलते हैं, पूर्व धारणा बोलते हैं। अगर इसको थोड़ा सा कठिन लैंग्वेज में बोलें तो सामने वाले दिमाग में जो अप्रत्यक्ष रूप से परिकल्पित अवधारणा है जो कि कथन से सन्निहित तथ्य को दर्शाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्व धारणा बोलते हैं। अब मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी, पूर्व धारणा का मतलब समझ में आ गया होगा, मोटा मोटा मीनिंग समझ में आ गया पूर्व धारणा का। बारीकी से अभी समझ में नहीं आया आपको पूर्व धारणा, यानी कि इतनी बात सुनकर आप ऐसा नहीं कि चैप्टर करने लग जाओगे तो क्वेश्चन सही हो जाएंगे, अभी तो बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी पूर्व धारणा के रिगार्डिंग। अब समझते हैं इंपॉर्टेंट बात। पहली बात, पूर्व धारणा के नियम। पूर्व धारणा सामान्य होनी चाहिए। पूर्व धारणा क्या होनी चाहिए, सामान्य होनी चाहिए। पूर्व धारणा क्या होनी चाहिए, सामान्य होनी चाहिए। यानी कि आप सामने वाले के दिमाग में झांक रहे हो, तो सामने वाले के दिमाग में जब आप झांक रहे हो तो आप सामने वाले के दिमाग में जब झांकने की कोशिश कर रहे हो तो सामान्य बातें ही तो सोच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा एक क्लास के अंदर बैग लेकर आया और बैठा, ठीक है, तो आप उसको आते हुए देखकर क्या क्या बातें सोच सकते हो, क्या बात सोच सकते हो, ये तो सोच सकते हो कि ये बच्चा पढ़ने के लिए आया है, ठीक है, ये बच्चा बैग में से किताबें निकालेगा और पढ़ाई करेगा, यही बातें सोच सकते हो, हाँ या ना। बहुत सिंपल बातों से आपको एक एक चीज को समझाऊंगा कि हर लाइन का मतलब क्या है। तो पहली जो लाइन है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पूर्व धारणा सामान्य होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है। यानी मैंने क्या बोला कि अगर एक बच्चा एक क्लास पे एक बैग लेकर आता है और बैठता है तो आप क्या सोचोगे कि यार ये बच्चा जो है ये पढ़ने के इरादे से आया है। सेकंड बात, आप ये सोचोगे कि ये बैग में से किताबें निकालेगा और पढ़ाई करेगा, यही बातें सोचोगे। ये पूर्व धारणा सामान्य होगी नहीं होगी। उसने कुछ नहीं बोला है, बस वो बैग लेके आकर बैठा है, ठीक है, हमने एक कथन के तौर पे बोल दिया कि ये बच्चा, ये बालक क्लास में, कक्षा में बैग लेकर आकर बैठ गया, ठीक है। तो ये मेरा कथन था, इसको सुनकर आपने क्या अंदाजा लगाया कि सर ये बच्चा जो है पढ़ने के इरादे से आया होगा। दूसरी बात, सर ये बच्चा बैग में से किताबें निकालेगा, कॉपी निकालेगा और पढ़ेगा, हाँ या ना। ये पूर्व धारणा आप सोचोगे तो ये पूर्व धारणा बिल्कुल सामान्य होगी, क्योंकि हाँ सामान्यतः यही चीज होती है। अब मान लो कोई बच्चा, उस बच्चे का इरादा कुछ और था, वो मान लीजिए बैग के अंदर क्या लेके आया है, एक बम लेकर आया है और उसका इरादा था कि इस क्लास को आज बम से उड़ाने का इरादा है। वो परेशान हो चुका था मुझसे या बच्चों से, तो उसका इरादा था कि आज बम से सर को उड़ाना है। ये चीज हो सकती है उसके दिमाग में चल रही हो, पर आप उसको देखकर ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो आज क्लास को बम से उड़ाने के इरादे से आया है। और अगर आपको मैं ऐसा बोलता हूं, एक फिर से कथन बोलता हूं कि एक बच्चा, एक बालक बैग लेकर क्लास में आया, तो आप उसको सुनकर ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि सर ये बच्चा आज बम से उड़ाएगा क्लास को। ये पूर्व धारणा गलत हो जाएगी, यानी कि पूर्व धारणा सामान्य होनी चाहिए। सामने वाले के व्यक्ति के दिमाग में जब आप झांकने की कोशिश करोगे तो सामान्य बातें ही उसके दिमाग से आप उसके सोच सकते हो, हाँ या ना। एक्स्ट्रा चीजें आप नहीं सोच सकते हो। यही फर्क है आपकी आम जिंदगी में और इस चैप्टर में। आम जिंदगी में तो आप कुछ भी सोच लेते हो, सामने वाला व्यक्ति कुछ करता है, आप कुछ और ही ऊपर की बातें सोच लेते हो, पर इस चैप्टर में अगर आप ऊपर की बातें सोचने लगोगे तो वो गलत हो जाएगी। पूर्व धारणा केवल सामान्य तौर पे जो होती है, होनी चाहिए, कथन से सन्निहित भाव को दर्शाती है, वही पूर्व धारणा क्या होगी, करेक्ट होगी। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पूर्व धारणा में कथन का यथार्थ भाव सन्निहित होना चाहिए। भाई जो पूर्व धारणा बता रहे हो उसमें कथन का सन्निहित भाव भी तो होना चाहिए। जो पूर्व धारणा है उस पूर्व धारणा में कथन का भाव भी तो संबोधित होना चाहिए, भाव भी तो समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई जो कथन बोल रहा है उसी से संबंधित है पूर्व धारणा। फॉर
फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल से बोलते हैं, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है। कैसे? एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए सरकार ने कोरोना वायरस जो भी फैल रहा है, कोरोना वायरस, इस कोरोना वायरस के चलते सरकार ने जगह जगह पर जो है एक स्वास्थ्य के तौर पर क्या किया है, एक सर्वे करवाने का निर्णय लिया है, जिसके अंदर सभी की क्या की जाएगी, जांच की जाएगी। ऐसा कथन सरकार के द्वारा आपके सामने घोषित किया गया या बताया गया, ठीक है। तो मान लीजिए इसको अपन एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोल देते हैं। कथन क्या है? मान लीजिए अजमेर के कलेक्टर ने एक कथन घोषित किया है, एक कथन बोला है अखबार में और रेडियो पे न्यूज में, कथन बोला है क्या कि कोरोना वायरस के फैलने को देखते हुए सभी का घर घर जाकर हम क्या करेंगे, सभी के चेक करेंगे, जांच की जाएगी, स्वास्थ्य की जांच की जाएगी, ये कथन बोला। अब आप उस कलेक्टर के दिमाग में झांक कर देखेंगे कि इस कथन को बोलने से पहले उनके दिमाग में क्या रहा होगा। तो उनके दिमाग में रहा होगा कि जांच करने से अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कोरोना पीड़ित है, उसकी पकड़ की जा सकती है, उसको समय पर इलाज मिल सकता है, हाँ या ना। ये चीज़ें उसके दिमाग में रही होगी, उस कलेक्टर के दिमाग में इस बात को, कथन को डिलीवर करते समय ये सब चीज़ें दिमाग में रही होगी। तो आप समझ सकते हो कि जो कथन मैंने डिलीवर किया कि सभी की स्वास्थ्य की जांच की जाएगी, तो जो मैंने पूर्व धारणा बताई, उस पूर्व धारणा में भी देखिए वही बात, वही भाव छुपा हुआ है कि जांच करने से उन रोगी नहीं पकड़ में आ रहे, वो रोगी पकड़ में आ पाएंगे। दूसरी बात, उनको समय पर इलाज मिल पाएगा। यही चीज है या नहीं है? तो पूर्व धारणा कथन के भाव को सन्निकृत है या नहीं है? ऐसा तो नहीं है। ऐसा देखो, अब अगर मैं ऐसी पूर्व धारणा बोलता हूं कि कलेक्टर के दिमाग में ये चल रहा है कि अगर सभी की फ्री जांच करने की बात कर रहे हैं या सभी की स्वास्थ्य की जांच कराने की बात कर रहे हैं, तो आप ये सोच रहे हैं कि डॉक्टरों के पास में अभी कोई काम नहीं है या डॉक्टरों के पास में कोई काम नहीं है, तो उनको जबरदस्ती या उनको काम पे लगाए रखने के लिए कलेक्टर ने इस जांच का आदेश दिया है। अगर आप ऐसी पूर्व धारणा सोचते हो तो हो सकता है कलेक्टर के दिमाग में ये बात चल रही हो, पर ये पूर्व धारणा आप उसके दिमाग में, कलेक्टर के दिमाग में झांक कर नहीं देख सकते कि उसके दिमाग में ये बात चल रही है। दूसरी बात, ये धारणा क्यों नहीं देख सकते उनके दिमाग में झांक कर? क्योंकि ये कथन से क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। तो इसलिए ये पूर्व धारणा क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आई क्या? तो कथन, जो पूर्व धारणा है वो कथन से क्या होनी चाहिए, सन्निहित भाव को दर्शानी चाहिए। ये बात भी आपके समझ में आ गई है। 2 पॉइंट आपको बहुत ही डिटेल में मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, हाँ या ना, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इसका एग्जाम्पल मैं वैसे ही समझा चुका हूं कि पूर्व धारणा कथन से अधिक व्यापक नहीं होनी चाहिए। यही बात है और हम यही करते हैं गलती। हम अपने आम जिंदगी में क्या करते हैं, कोई भी कथन बोलता है और हम क्या करते हैं, थोड़ा एडवांस सोच लेते हैं। आप एक बात ध्यान रखना, इस चैप्टर के अंदर कोई भी एडवांस पूर्व धारणा सही नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि वो बच्चा जो है वो बैग लेकर कक्षा में आया और आपने क्या सोच लिया कि सर ये बच्चा तो है बैग के अंदर क्या लेके आया, आज बम लेकर आया क्लास को उड़ाने के लिए। ये पूर्व धारणा कथन से क्या है, अधिक व्यापक है। कथन जितना कह रहा है उसके अंदर कहीं भी इस बात का आप सुनकर ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि सामने वाले के दिमाग में ये बात चल रही होगी। इसलिए कथन से अधिक व्यापक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी पॉइंट है मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं, फिर एक साथ फिर हम एग्जांपल्स पे आते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स भी इसमें करने वाले हैं। कथन की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। भाई कथन, पूर्व धारणा क्या है, पूर्व धारणा जो है ना वो कथन से एक स्टेप पहले का काम है। कथन जो ये पूर्व धारणा है, ये पूर्व धारणा क्या है, ये पूर्व धारणा कथन से एक स्टेप पहले का काम है, एक स्टेप पहले का काम है, ठीक है। एक स्टेप पहले का काम है मतलब पहले दिमाग में एक बेस तैयार होगा और उस बेस तैयार होने के बाद में ही आप क्या करोगे, उस स्टेटमेंट को जारी करोगे। कोई भी बात आप बोलने से पहले क्या करते हो, उसका बेस तैयार करते हो अपने दिमाग में, तभी तो उसका स्टेटमेंट जारी करते हो, हाँ या ना। तो जो बेस आप अपने दिमाग में तैयार करते हो वो सामने वाले को थोड़ी बताते हो, आप तो सीधा स्टेटमेंट जारी कर देते हो। अब इस चैप्टर में आपको क्या करना है, इस चैप्टर में आपको यही तो करना है कि उसने जो स्टेटमेंट जारी किया है तो आपने इस स्टेटमेंट को सुना, आपने इस स्टेटमेंट को सुना और सुनने के बाद में आप इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हो कि उसने इस बेस को जो तैयार किया था वो बेस क्या रहा होगा, ठीक है। इस बेस का आप अंदाजा लगा रहे हो कि इस बेस का अंदाजा लगा रहे हो कि उसने बेस जो तैयार किया उस बेस,
वो बेस क्या रहा होगा, वो आधार क्या रहा होगा जिसके आधार पर इस स्टेटमेंट को जारी किया। और चूंकि आप अंदाजा लगा रहे हो, तो एक पॉइंट यहां पर भी मैं वैसे और क्लियर कर देता हूं, चूंकि आप अंदाजा लगा रहे हो तो आपका अंदाजा 100% ट्रू नहीं हो सकता। आपका अंदाजा 100% ट्रू नहीं हो सकता। आप अंदाजा लगा रहे हो 100% ट्रू नहीं हो सकता। तो ऐसी पूर्व धारणा जिसमें ऐसी फीलिंग आती है कि ये तो 100% जैसी फीलिंग देता है, पूर्णतः सत्य है, या फिर ऐसे बोले कि नहीं ऐसा ही सोचा होगा, ऐसी बातें आप सामने वाले के दिमाग में झांक कर नहीं कर सकते। ये बात केवल आप आम जिंदगी में अपने दोस्तों के सामने कर सकते हो कि भैया ये डेफिनेटली यही बात सोच रहा है, पर इस चैप्टर के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते। और आप वास्तव में ऐसा नहीं कर सकते कि किसी के दिमाग में आप डेफिनेटली बता दो कि ये यही चीज सोच रहा है, ऐसा काम आप नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी अगर पूर्व धारणा अगर आपको ऐसी फीलिंग दे रही है कि 100% ट्रू हो जाएगी या पूर्णतः सत्य हो जाएगी, ऐसी फीलिंग दे रही है, तो वो पूर्व धारणा भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसलिए आप देखेंगे कि किसी भी पूर्व धारणा में इस तरह के शब्द अगर इस्तेमाल कर रहा है स्ट्रांगली, या फिर ऐसे बोलें कि 100% यही होगा, केवल यही उसके दिमाग में चल रहा है, या फिर कहें कि 100% यही दिमाग में चल रहा है, इस तरह के जो वर्ड्स है अभी मैं बता दूंगा वो वर्ड्स क्या हैं। तो ऐसी अगर वर्ड्स को इस्तेमाल कर रहा है तो वो पूर्व धारणा क्या हो जाएगी, मान्य नहीं होगी। ये बात भी आपके समझ में आ गई है। साथ ही साथ में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि पूर्व धारणा स्टेटमेंट से पहले का काम होता है, जिसमें आप बेस तैयार करते हो कि इस स्टेटमेंट को बोलने से पहले हम अपने दिमाग में कुछ सोचते हैं, जिसके आधार पर हम स्टेटमेंट को जारी करते हैं, और आप उस स्टेटमेंट को सुनते हो, और सुनने के बाद इस चैप्टर में क्या करते हो, उस बेस को खोजने की कोशिश करते हो। सीधी लाइन इसलिए नहीं खींची है क्योंकि आप उसमें क्या कर रहे हो, केवल अंदाजा लगा रहे हो, ठीक है, सोचने की कोशिश करते हो, उसकी कही गई बात को सुनकर ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हो कि इस कथन को कहने से पहले उस व्यक्ति ने क्या सोचा होगा। ठीक है बात। तो मैंने आपको जो बात बताई उसमें क्या था, ये पॉइंट था, पूर्व धारणा कथन से एक दूसरे से सार्थक होनी चाहिए, ये तो समझ में आ गया। देखो, पूर्व धारणा कथन के बीच में सो, कॉज, व्हाट, व्हाई, क्वेश्चन, इस तरह के पूर्ण रूप से व्याप्त होना चाहिए। मतलब कि जो पूर्व धारणा है वो पूर्व धारणा आपकी इस तरह की होनी चाहिए जो ये बताए कि इस कथन को कहने का क्या कारण था, इस कथन को क्यों कहा गया, कैसे कहा गया, इस सभी को समझाती हुई हो पूर्व धारणा, तो वही पूर्व धारणा मान्य होगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अभी ये पॉइंट्स जो है बिल्कुल एक बेस तैयार कर रहा हूँ कि चैप्टर में जब आप क्वेश्चन करो तो मैं इसको वापस आपको रिवाइंड कर सकूं। बाकी मैं रूल्स में भी समझाऊंगा इस चीज को। ठीक है, पूर्व धारणा कथन के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष नहीं होना चाहिए। अब समझ में आएगी बात कि निष्कर्ष नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि देखिए, मैंने आपको बोला कि ये कथन है, ये कथन है, कथन से एक स्टेप पहले चलें तो एक स्टेप माइनस में चलता हूं, स्टेप माइनस में चलता हूं, तो वो होता है पूर्व धारणा। इस कथन को कहने से पहले क्या सोचा होगा, ये कहलाती है पूर्व धारणा। और कथन को कहने के बाद में व्यक्ति उससे जो चीजें निकालता है वो होता है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष एक स्टेप बाद की बात होती है। ठीक है, निष्कर्ष एक स्टेप बाद की बात होती है, कथन के आधार पर निकाला गया होता है। ठीक है, और पूर्व धारणा जो होती है वो कथन से पहले आप जो काम करते हैं वो है। निष्कर्ष क्या होता है, 100% ट्रू होता है तभी सही होता है। ये 100% ट्रू होता है तभी निष्कर्ष सही होता है, जबकि ये 100% ट्रू नहीं होना चाहिए। 100% ट्रू का मतलब आप डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। ये तो डेफिनेट मीनिंग होगा कि कथन को सुनकर ये डेफिनेट मीनिंग निकलेगा, डेफिनेटली कहेंगे हाँ यही मीनिंग निकल रहा है तभी निष्कर्ष सही होगा, जबकि यहाँ डेफिनेट मीनिंग नहीं निकलेगा। यहाँ सिर्फ हम क्या लगाएंगे, यहाँ सिर्फ हम अंदाजा लगाएंगे, उसी अंदाजे को हम पूर्व धारणा कहते हैं। तो कथन के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष नहीं होना चाहिए। पूर्व धारणा एक अलग चीज है, निष्कर्ष एक अलग चीज है, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बात क्लियर है। चलिए तो वापस लौट आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ तक की बात जो है मैंने आपको बहुत ही मोटी मोटी बातें जो है आपको समझाई है पूर्व धारणा के बारे में, कि पूर्व धारणा को चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, ये बातें आपके समझ में आ गई हैं। ठीक है, क्लियर है बात। ठीक है, चलिए और इसके अंदर देखिए और जो नियम है, अब मैं आपको और नियम जो है वो भी बता देता हूँ। और नियम क्या क्या है, देखिए जो मैं नियम आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए, ये रूल नंबर 1 है, ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 ये कहता है, ओके इसमें एक काम करते हैं, इसको
ठीक है, चलिए आपको दिखाई दे रहा है। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है कि कुछ शब्द जैसे ओनली, बेस्ट यानी सर्वोत्तम, डेफिनेट यानी निश्चित, प्रबल या ठोस यानी स्ट्रॉन्ग आदि सम्मिलित हो तो ऐसी पूर्व धारणा मान्य नहीं होगी। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि ऐसे वर्ड्स क्या करते हैं, 100% की फीलिंग देते हैं, डेफिनेट वाली फीलिंग देते हैं, और आप सामने वाले के दिमाग में जाकर कभी भी डेफिनेट बात नहीं कह सकते, आप केवल अंदाजा लगा सकते हो। इसी वजह से अगर किसी भी पूर्व धारणा में ऐसे वर्ड्स का यूज होता है कि केवल यही इसके दिमाग में चल रहा है, ये सर्वोत्तम है, डेफिनेट है, स्ट्रांगली है, ऐसे वर्ड्स का यूज होगा तो ऐसी पूर्व धारणा मान्य नहीं होगी। आई बात समझ में? तो ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी, और ये देखो यहाँ पे रूल नंबर 1 के अंदर भी आ गई है। ये जो मैंने यहाँ पर जो पॉइंट लिखे हैं ये बहुत बेसिक बातें थी। अब थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं, बारीकी से एक एक बाल बराबर की बातों को पकड़ रहे हैं कि कैसे पूर्व धारणा के क्वेश्चन करते समय क्या क्या बातें जो हैं जो हमारी पूर्व धारणा को अमान्य करेगी या मान्य करेगी, वो सब चीज़ें हम बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आज के लिए बहुत है इतना, काफ़ी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे के रूल्स इसमें डिस्कस करूंगा कि और कितनी बातें इसके अंदर हम सीख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।